अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक और एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। और अगेन इसको मैं जो है वो IS 40 यानी कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ लिंक कर कर आपको समझाऊंगा, ताकि आपको चीज़ें याद भी रहें और आप लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंटिटी परचेज्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर ₹735 मिलियन। 1 जनवरी 2018 वाले दिन एक कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 35 मिलियन में खरीदी। तो 1 जनवरी 2018 वाले दिन एंट्री पास हो गई होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। द प्रॉपर्टी हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 35 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। इस प्रॉपर्टी की कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी और यूजफुल लाइफ 35 साल थी। एट 31 December 2020 the property had a fair value of rupees 42 million। ठीक है, अब देखें 2018, 2019 और 2020 3 साल बाद की 31 दिसंबर 2020 की फेयर वैल्यू दी हुई है 42 मिलियन। ऑन 1 January 2021 द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर नेट प्रोसीड्स ऑफ रुपीज 40 मिलियन, यानी कि उसके अगले ही दिन। तो इफेक्टिवली ये जो फेयर वैल्यू थी 31 दिसंबर 2020 की है, यही फेयर वैल्यू 1 जनवरी 2021 की भी होनी चाहिए। और 40 मिलियन में इसको बेचा गया। कैलकुलेट दी प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अंडर बोथ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल्स। अब IS 40 हमें इजाज़त देता है कि हम जो है वो कॉस्ट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं और हम फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ की हमारे पास इजाज़त होती है कि हम कौन सा मॉडल जो है वो अपनी वैल्यूएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम फेयर वैल्यू मॉडल की बात करते हैं और मैं IAS 40 भी आपको रेफर करवाना चाहूँगा। जनाब, IS 40 आपके सामने आ रहा होगा। देखें, IS 40 जो है उस पर आपने बहुत अच्छी ग्रिप रखनी है। और IS 40 जो है वो, अगर आप यहाँ पे मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन की बात करते हैं, और एक चीज़ इससे पिछली हेडिंग है मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन यानी कि इनिशियली किसी पे रिकॉग्नाइज करोगे एंड ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शेल बी मेजर्ड इनिशियली एट इट्स कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट शेल बी इंक्लूडेड इन दी इनिशियल मेजरमेंट। इस सवाल के हिसाब से जो हमारी इनिशियल मेजरमेंट है वो 1 जनवरी 2018 है। और 1 जनवरी 2018 वाले दिन IS ये कहता है कि चाहे तुम कॉस्ट मॉडल यूज़ करो, चाहे तुम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करो, तुम इनिशियली अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करोगे। यानी कि इस दिन तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 35 मिलियन और बैंक अकाउंट क्रेडिट 35 मिलियन, ये एंट्री ही पास करोगे। ठीक है, उसके बाद वो फेयर वैल्यू मॉडल की भी इजाज़त देता है और वो कॉस्ट मॉडल की भी इजाज़त देता है। मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, जिस दिन खरीदा उस दिन कैसे मेजर किया, इससे रिलेवेंट सारी कहानी। और फिर है मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, यानी कि जब आपने उसको मेजर कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उसके बाद कैसे चलना है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेवेंट बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। उसमें यहाँ पर मेंशन है कि एंटिटी जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल भी यूज़ कर सकती है या फिर कॉस्ट मॉडल भी यूज़ कर सकती है। ठीक है ना। तो ये एंटिटी के ऊपर होता है और फिर बहुत सारी मजीद रेलेवेंट डिस्कशंस होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये मेंशन है। और ये हमने नॉर्मल जो अपनी डिस्कशंस करी थी उसमें भी यूज़ किया था। बहरहाल हम फेयर वैल्यू मॉडल पर आते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल में है आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एन एंटिटी दैट चूजेस द फेयर वैल्यू मॉडल शेयर मेजर ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन द केसेस डिस्क्राइब्ड इन पैरा 53। A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property shall be recognized in profit or loss for the period in which it arises। यानी कि मोस्टली क्या होता है कि हर साल के आखिर में कंपनी जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करवाती है और जितने से फेयर वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है उसका अमाउंट जो है वो PNL में बुक हो जाता है। हम एज्यूम करते हैं कि इसके बाद देखिए ना 31 जनवरी 2019 को एक ईयर एंड आएगा। मिसाल के तौर पर इस दिन मैंने फेयर वैल्यू निकाली तो मुझे पता चला मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू थी लेट से 32 मिलियन। ठीक है, 32 मिलियन थी, एक मिसाल ले रहा हूँ। तो अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर रहा हूँ तो 31 जनवरी 2019 को मैं एंट्री पास करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3 मिलियन और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 3 मिलियन। इससे क्या होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो 35 पर है वो 3 कम कर कर 32 पर आ जाएगी और 3 मिलियन का मैं जो है वो अपने पास नुकसान भी बुक कर लूंगा। इसके बाद इसी तरह से, सॉरी 31 दिसंबर 18 होगा नहीं ये इसी तरह से इसके बाद 31 दिसंबर 18 19 आएगा।
इस दिन एज्यूम कर लो कि मेरी प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू चल रही थी वो चल रही थी 37 मिलियन। तो 37 मिलियन चल रही थी, तो आप देखें ना मैं 32 पर हूँ, 32 से 37 पर जाना है, यानी कि 5 मिलियन बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा। अब इस दिन क्या हुआ, इस दिन मेरी जो प्रॉपर्टी है ना, पहले मैंने ली 35 पे थी, पहले वो 32 पर चली गई, 3 का लॉस बुक किया, फिर वो 37 पर चली गई, 5 की इनकम बुक कर ली। अब आ गया 31 दिसंबर 2020। इस दिन एज्यूम कर लो, सवाल कंटिन्यू करते हैं। सवाल में देखें हमें जो फेयर वैल्यू दी हुई थी ना, वो सिर्फ 31 दिसंबर 2020 की दी हुई थी। पहले वाली मैंने ऐसे एज्यूम करी है, ठीक है, एज्यूम करी है। पहले वैल्यू 35 थी, मैंने एज्यूम किया, फिर वो 32 पर चली गई, और फिर मैंने एज्यूम किया अगले साल के आखिर में वो 37 पर चली गई। अब सवाल बोलता है कि 31 दिसंबर 2000 और सवाल बोलता है कि 31 दिसंबर 2020 वाले दिन जो फेयर वैल्यू थी वो 40 थी। तो इस दिन मैंने क्या एंट्री पास की होगी, 37 से 40 पर जाना है, 37 से 40 पर जाना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 3 मिलियन से डेबिट किया होगा और पीएनएन को 3 मिलियन से क्रेडिट किया होगा। एग्री। अब मेरे पास 31 दिसंबर 2020 को मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी बुक्स में 40 मिलियन पर आ रही होगी। फिर सवाल बोलता है कि ऑन 1 जनवरी 2021 द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर नेट प्रोसीज ऑफ ₹40 मिलियन। 1 जनवरी 2021 को आपने जो है वो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेच दी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 मिलियन में बेची, तो आपका बैंक डेबिट हो गया 40 से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक से निकालनी है वो सॉरी कितने पैसे आए, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, फेयर वैल्यू यहाँ पे 42 थी, तो 37 से 42, 5 की जंप है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 5, पीएनएल क्रेडिट 5, और फिर मैंने ये चीज 40 में बेच दी है, तो बैंक डेबिट 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 42, और 2 का मुझे लॉस हो रहा है, 2 मिलियन का मुझे लॉस हो रहा है। पीएनएल में हम लॉस को बुक करते हैं 2 मिलियन। समझ रहे हैं बात को। ये मैंने पूरी एक कहानी बना दी। बहरहाल हमसे उसने सिर्फ ये पूछा था कि भाई पीएनएल में कितनी इनकम या लॉस बुक होगी अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेंगे, तो फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से हम यहाँ पर 2 मिलियन का लॉस जो है वो बुक कर रहे होंगे। अच्छा, अगर मैं IS40 पर चलूँ, अगर मैं IS40 पर चलूँ तो इसमें फेयर वैल्यू के पैराग्राफ्स भी हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल में ये यहाँ पर होगा डी रिकग्निशन वगैरह का कोई पैराग्राफ है, डिस्पोजल का। An investment property shall be derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Disposal of an investment property may be achieved by sale or by entering into a finance lease. The date of disposal for investment property that is sold is the date the recipient obtains control of the investment property in accordance with the requirements for determining when a performance obligation is satisfied. यहाँ पर इसने ये लिखा हुआ है, गेन्स और लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डिटरमाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एंड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। यानी कि हमने सही ट्रीटमेंट करी है। हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 35 मिलियन की खरीदी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बैंक क्रेडिट किया। फिर 1 साल बाद उसकी वैल्यू अगर फेयर वैल्यू 32 हो गई, तो हमने जो है उसकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लॉस बुक किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। फिर इसकी वैल्यू अगर 37 हो गई तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया, पीएनएल में इनकम बुक करी। फिर उसकी वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो गई, सवाल के डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ के हिसाब से फर्दर इंक्रीज हो गई, तो हमने उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट और पीएनएल को क्रेडिट किया। और फिर जब हमने उसको बेचा तो उस दिन वो 40 में बिकी, तो बैंक डेबिट 40 से हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक से निकाली 42 पर, और पीएनएल जो है वो 2 का लॉस शो कर रहा है। अब आप देखें ना, तो आप इस पूरे एसेट की अगर जर्नी देखते हैं तो 35 पर आपने इसको रिकॉर्ड किया था, फिर आपने 3 से इसकी वैल्यू को कम किया, ठीक है ना, यहाँ पर। फिर आपने 5 से इसकी वैल्यू को बढ़ाया, फिर आपने 5 से इसकी वैल्यू को बढ़ाया। इस एसेट के डेबिट्स और क्रेडिट्स देख रहा हूँ। फिर आपने 42 पर इसको बुक से निकाल दिया, तो ये 0 पर चला गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अगर टी अकाउंट बनाओगे पूरी लाइफ का, तो 0 से मैच करेगा 35 -3 +5 +5 -42। अच्छा, अगर हम ये देखें कि इस एसेट ने मुझे पूरी लाइफ में क्या कमा कर दिया, तो पहले साल जो है वो मुझे 3 का लॉस हुआ था क्योंकि इसकी वैल्यू गिर गई थी। फिर दूसरे साल जो है वो 5 की इनकम हुई क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई थी। फिर उसके अगले साल जो है वो 5 की इनकम हुई क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई थी। और फिर जब इसको डिस्पोज ऑफ किया तो 2 का मजीद लॉस हुआ, यानी कि ओवर इट्स इंटायर लाइफ अगर आप देखेंगे तो ओवर इट्स इंटायर लाइफ आपको 5 का फायदा हुआ है। ओवर इट्स इंटायर लाइफ अगर आप देखेंगे तो पहले 3 का नुकसान,
फिर 3 के नुकसान के बाद जो है वो 5 का फ़ायदा, फिर 5 का फ़ायदा और फिर 2 का नुकसान, यानी कि ओवर इट्स इंटायर लाइफ जो आपको फ़ायदा हुआ है वो जो बज़ाहिर तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 5 का है। ठीक है जी, वैल्यू कम हुई बढ़ी और इसमें जो हमें यहाँ पर फ़ायदा नज़र आ रहा है वो 5 का नज़र आ रहा है, आप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा आप इस तरह से देख सकते हैं, ज़रा यूं गौर से सोचिएगा कि यार मैंने एक चीज़ 35 की खरीदी थी, 35 जेब से गए थे और इवेंचुअली जब आगे पीछे चीज़ें हो गई उसके बाद मुझे इसके अगेंस्ट जो है वो 40 मिले, तो मैंने कितने कमाए? 5 कमाए। सही है। बहरहाल ये आपका फेयर वैल्यू मॉडल था। फेयर वैल्यू मॉडल में हर साल के आखिर में आप जो है वो रीवैल्यूएशन करवा कर जितना भी अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज का होता है उसको इनकम एक्सपेंस पे बुक करते हैं। तो इस हिसाब से तो हमें ये पूछा गया था, हमारा आंसर जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से जो होगा वो ये होगा कि भाई हमें जो है ना वो 2 मिलियन का लॉस हुआ। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट मॉडल पर। IS40 कॉस्ट मॉडल की भी इजाज़त देता है। IS40 जो है वो कॉस्ट मॉडल की भी इजाज़त देता है। कॉस्ट मॉडल में ये लिखता है कि आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एन एंटिटी दैट चूजेस द कॉस्ट मॉडल शेल मेजर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद IFRS 5, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16, इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स इन IAS 16 फॉर द कॉस्ट मॉडल इन ऑल अदर केसेस। यानी कि कोई चीज़ IFRS 5 में फॉल करी है उस हिसाब से ट्रीट करना, 16 में फॉल करी है उस हिसाब से ट्रीट करना, अगर इन दोनों में फॉल नहीं करी तो 16 के हिसाब से ट्रीट करना। तो ये कोई लीज का या नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का केस है भी नहीं, और शायद आप लोगों को इन दोनों IFRS की इतनी ज़्यादा, अगर आप बेसिक लेवल पर हो तो नॉलेज भी नहीं होगी, तो हम IAS 16 के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। तो फिर क्या होगा, 1 जनवरी अगर कॉस्ट मॉडल की एंट्रीज पास करें तो 1 जनवरी 2018 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है उसको रिकॉग्नाइज किया होगा, बैंक को हमने क्रेडिट किया होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट मॉडल पर जाएं तो वो ये कहता है कि हर साल आप जो है वो रिस्पेक्टिव एसेट की डेप्रिसिएशन बुक करोगे। तो अब इसकी डेप्रिसिएशन बुक हुई होगी हर साल, हाँ डेप्रिसिएशन बुक हुई होगी। किस तरह से बुक हुई होगी? 35 मिलियन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। स्क्रैप वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, तो 35 डिवाइडेड बाय 35 यानी कि 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल बुक हुआ होगा। तो हुआ ये होगा कि 31 दिसंबर 2018 वाले दिन आप कह लो कि आपने एंट्री पास कर दी होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करी होगी 1 से। फिर 31 दिसंबर 2019 में भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अभी नाम दे रहा हूँ चीज़ें सिंपल रखने के लिए, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही डायरेक्टली क्रेडिट कर रहा हूँ 1। फिर वापस से 31 दिसंबर 2020 आया होगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 1। समझ रहे हो आप बात को? तो इस हिसाब से क्योंकि हम अब कॉस्ट मॉडल पर हैं और कॉस्ट मॉडल में हम डेप्रिसिएशंस के जो इम्पैक्ट है वो लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2020 वाले दिन मेरी बुक्स में इस एसेट की वैल्यू 35 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी कि 32 हो गई होगी। मैंने इसको बेचा कितने में? मैंने इसको बेचा है एज पर दी सवाल, हमने इसको 40 में बेचा है। तो डिस्पोजल पर मुझे क्या गेन हुआ होगा? हाँ, 32 की चीज 40 में बेची तो 8 का गेन हुआ होगा, यानी कि 1 जनवरी 2021 वाले दिन हमने एंट्री पास करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट 40। ठीक है। और हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी बुक्स में 32 की आ रही है ना, 35 माइनस 1 3 साल की डेप्रिसिएशन, तो उसको निकाला होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा गेन होगा। अब सर क्या दोनों मेथड्स अलग अलग तरह का गेन नहीं बता रहे? नहीं, आप देखें दूसरा जो मेथड है ना उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर 8 मिलियन का गेन आ रहा है, लेकिन पिछले सालों में क्या था, 1 की डेप्रिसिएशन फिर 1 की डेप्रिसिएशन फिर 1 की डेप्रिसिएशन। तो नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है भाई? 8 एक जगह कमा रहा हूँ और एक जो है वो PNL में डेप्रिसिएशन के नाम पे बुक किए थे, तो नेट इनकम यहाँ पे भी 5 है और पिछले मेथड में भी 5 है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें जो इनकम्स थी एनुअल बेसिस पर वो थोड़ी सी डिफरेंट थी और इसमें इनकम जो है वो डिफरेंट है। बहरहाल हमसे ही पूछा गया था कि डिस्पोजल पर गेन या लॉस वगैरह वाला जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो कॉस्ट मॉडल के हिसाब से 8 मिलियन का गेन होगा और फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से 2 मिलियन का लॉस होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच।